हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम एवियर ट्री। हम किसी भी एलिमेंट को किसी एवियर ट्री में से किस तरीके से डिलीट करते हैं। एज यूजुअल जैसा बाइनरी सर्च ट्री में डिलीट था, सेम यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर हमें उसकी हाइट को बैलेंस करना होता है। तो इस वजह से हमें यहाँ पर उसकी हाइट को बैलेंस करने के लिए इसमें दो रूल और एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो दो रूल की मैं बात कर रहा हूँ, एक टाइप आर डिलीशन है और एक टाइप एल डिलीशन है। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इसके जो स्टेप्स हैं वो हमारे स्टेप्स यहाँ पर हैं कि जो भी नोड हमें डिलीट करनी है, जैसा कि हमने बाइनरी सर्च ट्री में डिलीट किया था, तो हमारे तीन केसेस बने थे। फर्स्ट केस कि जब किसी भी नोड का, जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं, उसका कोई भी चिल्ड्रन अवेलेबल, उसका कोई भी चाइल्ड अवेलेबल ना हो। दूसरा केस जब उसका एक चाइल्ड अवेलेबल हो, या तो वो लेफ्ट चाइल्ड हो या फिर वो राइट चाइल्ड अवेलेबल हो। और दूसरा लास्ट थर्ड केस जिसमें कि उसके दोनों चिल्ड्रन अवेलेबल हो। तो जो सॉल्यूशन वहां पर था वही सेम सॉल्यूशन यहाँ पर है कि अगर उसका कोई भी चाइल्ड नहीं है अवेलेबल तो हमें जस्ट रिमूव कर देना है उस नोड को ट्री में से, सॉल्यूशन हो जाएगा। सेकंड कि अगर उसका एक चाइल्ड अवेलेबल है तो जो भी चाइल्ड अवेलेबल है उससे उस पर्टिकुलर नोड जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं उसको हम रिप्लेस कर देंगे। एंड थर्ड वन केस कि जब उसके दोनों चिल्ड्रन अवेलेबल हों तो हम या तो उसका इन ऑर्डर प्रेडिक्सर या उसका इन ऑर्डर सक्सेसर, दोनों में से किसी को भी रिप्लेस कर देते हैं डिलीटेड नोड के साथ। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, यहाँ बिल्कुल सेम है। लेकिन डिलीट करने के बाद इट मे बी पॉसिबल कि उसका जो बैलेंस फैक्टर है वो प्रॉब्लम कर जाए। तो हमें हमारे जो स्टेप्स हैं इसको सॉल्व करने के वो स्टेप्स हैं कि सबसे नंबर 1 ए स्टेप कि हमें देखना है कि जो रिमूव करना है जिस नोड को हमें, उसमें कोई चाइल्ड अवेलेबल है या नहीं। नो चाइल्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट रिमूव इट। वन चाइल्ड, जस्ट रिमूव इट। बोथ चिल्ड्रन अवेलेबल, तो इन ऑर्डर प्रेडिक्सर सक्सेसर अवेलेबल कर दिया जाए। देन उसके बाद क्योंकि हमें हाइट बैलेंस करनी है यहाँ पर, तो हाइट बैलेंस करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं उसका बैलेंस फैक्टर। दोबारा से हम बैलेंस फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं और चेक करते हैं कि ऊपर से नीचे तक ट्री में बैलेंस फैक्टर की वजह से कोई प्रॉब्लम आई है, यानी कि वो जो हमारा ट्री है वो अनस्टेबल है या स्टेबल है। अनस्टेबल स्टेबल करना एवियर ट्री है या नहीं है। एवियर ट्री प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता मींस एवियर ट्री है, नहीं करता तो नहीं है। अब अगर ये उसको डिलीट करने मतलब किसी नोड को डिलीट करने का उसका बैलेंस फैक्टर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी कि 2 और 2 से ज्यादा हो जाता है या नेगेटिव साइड में -2 और -2 से नीचे कम हो जाता है, तो हमें वहां पर ये चेक करना होता है कि जो नियरेस्ट डिलीटेड नोड जो हमने डिलीट करी है उसका नियरेस्ट एलिमेंट ए, उसका नियरेस्ट एंसेस्टर कौन है, एंसेस्टर ए है। हम उसको ए डिफाइन कर लेते हैं। ए डिफाइन करने के बाद हम ये चेक करते हैं कि जो ए है जिसका कि बैलेंस फैक्टर 2 प्लस साइड या माइनस साइड या उससे कम या उससे ज्यादा है, तो उसका वो लेफ्ट साइड से अगर डिलीट हुआ यानी कि लेफ्ट सब ट्री में से डिलीट हुआ है तो हमारा टाइप बन जाता है एल डिलीट। और अगर ए नोड के राइट सब ट्री से हमने किसी एलिमेंट को डिलीट किया है तो वो बन जाता है हमारा राइट यानी कि टाइप आर डिलीट। तो ये दो टाइप के डिलीट है हमारे, पहला टाइप आर डिलीट, दूसरा टाइप एल डिलीट। टाइप आर डिलीट के लिए देख लेते हैं, ये टाइप आर भी अपने आप में तीन तरीके से होता है, R0, R1, R-1। ये जो जीरो जो इंडेक्स में लिखा हुआ है यहाँ पर 0, 1 और -1, बेसिकली ये डिपेंड करता है, बैलेंस फैक्टर होता है ये किसका, इसके राइट इसके लेफ्ट सिबलिंग का। फॉर एग्जांपल मैं इस सिंपल से क्वेश्चन को लेता हूँ, देन उसके बाद मैं इसे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लूंगा तो मैं उसको सॉल्व करके दिखा दूंगा। फॉर एग्जांपल ये मेरा कोई एक ट्री है, इस वक्त इस ट्री का जो बैलेंस फैक्टर है, अगर इस ट्री के बैलेंस फैक्टर की बात करूं तो इसका पर्टिकुलर नोड का बैलेंस फैक्टर 0, इस नोड का बैलेंस फैक्टर 0, इस नोड का बैलेंस फैक्टर 0, इस नोड का बैलेंस फैक्टर 0 और इस पर्टिकुलर नोड का बैलेंस फैक्टर 1, 2, 1 यानी कि 2 - 1 दैट इज 1। तो यहाँ पर बैलेंस फैक्टर सब कुछ बिल्कुल सही है, यानी कि एक एवियर ट्री है। अब इसमें से मुझे एक नोड को डिलीट करना है, जो नोड है मेरी 10, तो मैं इस 10 को डिलीट कर देता हूं। तो सबसे पहले मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूं, तो यहाँ पे देखा जाता है कि उस जिस नोड को मैं डिलीट करना चाहता हूं उसके कितने चिल्ड्रन अवेलेबल हैं। तो देखा जाए ये फर्स्ट केस में आ गया, इसका कोई भी चिल्ड्रन अवेलेबल नहीं है, तो जस्ट रिमूव इट। मैंने रिमूव किया इसको, तो इसको जस्ट रिमूव करने के बाद मेरा ये ट्री बनता है। अब अगर ये ट्री बनता है तो इसका बैलेंस फैक्टर, क्योंकि सेकंड स्टेप मेरा क्या है, कैलकुलेट द बैलेंस फैक्टर, इसका बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट किया 0, 0, 0, 1, 2 यानी कि 2 - 1 दैट इज 2। इस जगह पे आके बैलेंस फैक्टर में क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गई, यानी कि बैलेंस फैक्टर प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे अब इस ट्री की क्या करना है, हाइट को बैलेंस करना है।
अब हाइट को बैलेंस करने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये दो स्टेप देखने पड़ेंगे कि सबसे पहले जो डिलीट नोड हुई है वो कौन हुई है 10, तो इसका नियरेस्ट एंसेस्टर, इस 10 का नियरेस्ट एंसेस्टर कौन है 8, जहां पर की बैलेंस फैक्टर को प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो इसका नियरेस्ट एंसेस्टर है, तो हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, इस नोड को कंसीडर करते हैं नोड ए। अब इस नोड ए के राइट साइड से अगर हमने एलिमेंट को डिलीट किया है तो ये टाइप आर होता है, और लेफ्ट साइड से एलिमेंट को डिलीट किया है तो ये टाइप एल होता है। तो फिलहाल यहाँ पर हमने इस नोड ए के राइट सब ट्री की तरफ से, क्योंकि इसका 8 का राइट सब ट्री है 10, हमने राइट सब ट्री की तरफ से एलिमेंट को डिलीट किया है, जिस वजह से ये टाइप आर डिलीट होगा। अब ये टाइप आर डिलीट में आ चुके हैं, ठीक है, टाइप आर डिलीट हो गया। अब इस टाइप आर डिलीट में ये कौन से टाइप का है, R0, R1, R-1, ये डिपेंड करता है हमारा इस 10 का, इस 10 का जो सिबलिंग था वो कौन है, इस 10 का सिबलिंग है 5। ये सेम लेवल की जितनी भी नोड्स होती हैं जिनके पेरेंट्स सेम होते हैं वो सिबलिंग होते हैं, तो इसका सिबलिंग है 5 और 5 का बैलेंस फैक्टर कितना है 0, तो इसलिए ये R0 टाइप का हमारा डिलीट ऑपरेशन होगा। और जब भी R0 टाइप का डिलीट ऑपरेशन होता है तो हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट ये R0 टाइप का हो गया डिलीट ऑपरेशन। हमें क्या करना है, नोड 8 यानी कि नोड ए के ऊपर, नोड ए पे हमें अप्लाई करना है जस्ट राइट ऑपरेशन, अप्लाई राइट रोटेशन। नोड अप्लाई राइट रोटेशन ओवर नोड ए, और राइट रोटेशन मैंने पहले ही बताया आपको कि कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। राइट रोटेशन करना तो जो चिल्ड्रन था वो ऊपर, तो ये 5 ऊपर चला गया, देन 3 5 का राइट 7 वो 8 के इधर आ जाएगा, तो जो बना रिजल्टेंट ट्री बना वो ये बना, जिसके की बैलेंस फैक्टर हमारे क्या होंगे 0, इधर 1 माइनस 0 दैट इज 1, इधर 0 1 2 यानी कि 1 माइनस 2 दैट इज -1। तो अभी जितने भी यहाँ पर हमारे नोड बने, बैलेंस फैक्टर बने, वो सारे के सारे एबल ट्री को फुलफिल करते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले वाला होता है टाइप आर का R0 रोटेशन। सिमिलरली मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, 8 5 10 3, ये मेरा एक एबल ट्री है। अभी इसका अगर बैलेंस फैक्टर काउंट करूं तो 0 + 1 0 1 2 1, ठीक है। मैं यहाँ से फिर से 10 को डिलीट करना चाहता हूँ, 10 का कोई चाइल्ड अवेलेबल नहीं है, चाइल्ड अवेलेबल नहीं है तो जस्ट रिमूव इट, रिमूव किया, रिमूव करने पे बैलेंस फैक्टर दोबारा से कैलकुलेट करें 0 1 और बैलेंस फैक्टर हो गया 2। तो जैसे जैसे 0 1 2 हुआ तो इसका मतलब जहां पर प्रॉब्लम आती है वो नोड कौन सी हमारी A, इस नोड A के राइट से डिलीट हुआ है एलिमेंट, तो इसका मतलब ये टाइप राइट से तो टाइप R हो गया, टाइप R हो गया तो टाइप R में कौन सा R0 R1 और R-1, दैट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द सिबलिंग के बैलेंस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। सिबलिंग का बैलेंस फैक्टर कितना है R1, और अगर ये R1 है तो इसका मतलब ये रोटेशन सॉरी ये जो टाइप है हमारा ये टाइप R डिलीट है और उसमें भी R1 है। और जब भी R1 वाला होता है सेम हमें इसके ऊपर यही वाला ऑपरेशन अप्लाई करना होता है कि नोड A के ऊपर हमें अप्लाई राइट रोटेशन। तो नोड A के ऊपर हमें राइट रोटेशन अप्लाई करना है, तो नोड A कौन सी थी हमारी 8 के ऊपर हमने राइट रोटेशन अप्लाई किया, तो फाइनली करने के बाद हमारा जो रिजल्टेंट बनेगा वो ये बनेगा, और इसका जो रिजल्टेंट बैलेंस फैक्टर होंगे वो हमारे ये तीनों आएंगे। ये हमारा हो गया सेकंड केस। सिमिलरली हमारा थर्ड वाला केस R-1 हमारा इस केस में मिलेगा हमें, मैं ये एक और ट्री बना दिया मैंने, इसमें अगर बैलेंस फैक्टर इनिशियली कैलकुलेट करा जाए तो ये हमारा बन गया 1, ठीक है। इसको हम करते हैं तो बैलेंस फैक्टर में जैसे ही मैंने 10 को डिलीट किया, सिमिलरली 10 डिलीट हो गया, वो आप देख लीजिएगा -1 और ये हो गया हमारा -2। ये हमारी नोड ए है, इसके राइट साइड का बैलेंस फैक्टर कितना था, प्रीवियस वाला बैलेंस फैक्टर -1 था, तो अभी ये R-1 टाइप का हो गया। ये ध्यान रखने वाला केस है कि जब भी ये R-1 केस होता है यानी कि टाइप R में -1 केस आता है तो ये सिंगल रोटेशन से खत्म नहीं होगा, इसके लिए हमें 2 रोटेशन अप्लाई करने पड़ेंगे। पहले लेफ्ट रोटेशन अप्लाई करना पड़ेगा, देन हमें राइट रोटेशन अप्लाई करना पड़ेगा। लेफ्ट रोटेशन कहां पर अप्लाई होगा, लेफ्ट रोटेशन एट लेफ्ट चाइल्ड ऑफ नोड ए,
नोड ए के लेफ्ट चाइल्ड पे हमें ये ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। नोड ए का लेफ्ट चाइल्ड कौन है 5, तो 5 के ऊपर हमें लेफ्ट रोटेशन अप्लाई करना है। तो लेफ्ट रोटेशन कुछ इस तरीके का होता है, 7 ऊपर आ जाएगा 5 नीचे, तो रिजल्टेंट ट्री ये बना। एंड देन उसके बाद हमें राइट रोटेशन अप्लाई करना है किसके ऊपर, नोड राइट रोटेशन एट नोड ए। तो नोड ए के ऊपर जैसे ही राइट रोटेशन किया हमने तो हमारा रिजल्टेंट ट्री ये बन गया और इसका बैलेंस फैक्टर हमारा ये बनेगा। तो ये 3 टाइप के केसेस थे हमारे इसमें टाइप आर में। सिमिलरली जैसा ये हमारे 3 क्वेश्चन थे, सिमिलरली हमारा टाइप एल होगा और टाइप एल में भी हमें कुछ इस तरीके से ही सॉल्व करना होगा। टाइप एल के लिए मैं भी आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन बना देता हूँ मैं। ये 3 मेरे ट्री हैं। इन ट्री के अकॉर्डिंग फर्स्ट मेरा ये है, इसके लिए करते हैं सॉल्व। ठीक है, इसको सॉल्व करा तो मैं यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ 5 नोड को, डिलीट नोड 5। जैसे ही मैंने डिलीट नोड 5 किया, अभी अगर इसका बैलेंस फैक्टर काउंट करता हूँ तो 0 0 0 0 और ये हो गया -1। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे डिलीट 5 किया तो डिलीट 5 का कोई चिल्ड्रन अवेलेबल नहीं है, तो जो मेरा नेक्स्ट ट्री बनेगा वो बनेगा ठीक है। अभी अगर मैं इसके बैलेंस फैक्टर देखता हूं तो ठीक है, देखिए मैंने 5 को डिलीट किया, 5 को डिलीट करने पे जो रिजल्टेंट ट्री बना वो ये बना। अब हमने दोबारा से बैलेंस फैक्टर को चेक किया, बैलेंस फैक्टर में प्रॉब्लम आई, इस नोड को हमने माना ए। इस ए के लेफ्ट सब ट्री से हमने एलिमेंट को डिलीट किया है, तो इस वजह से ये टाइप एल का हो गया। टाइप एल का हो गया तो ये अब हमें डिसाइड करना है कि इन तीनों में से कौन सा केस है, L0, L1 और L-1। अब क्योंकि बैलेंस फैक्टर जो इसके राइट सिबलिंग का था वो कितना है 0, तो इसका अंदर ये L0 केस है। L0 केस में हमें क्या करना होता है, हमें जस्ट अप्लाई करना होता है, अप्लाई लेफ्ट रोटेशन एट नोड ए। नोड ए पे अगर मैंने लेफ्ट रोटेशन अप्लाई किया तो कुछ इस तरीके का आता है रिजल्टेंट ट्री, ये आप देख लीजिएगा। और उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो बैलेंस फैक्टर होते हैं हमारे वो बिल्कुल करेक्ट आते हैं। सिमिलरली हम दूसरा केस करते हैं, इसमें भी हमने डिलीट 5 किया। डिलीट 5 करने के बाद हमारा जो रिजल्टेंट ट्री बनता है ठीक है। डिलीट 5 किया, डिलीट 5 करने के बाद क्योंकि पुराना केस है कोई चाइल्ड नहीं है तो हमने जस्ट रिमूव इट, रिजल्टेंट ट्री हमारा ये बना। अब बैलेंस फैक्टर दोबारा से कैलकुलेट किया, बैलेंस फैक्टर में प्रॉब्लम आई तो इस नोड को हम क्या मान के चलते हैं ए। ये नोड ए है, इसके लेफ्ट सब ट्री में से हमने डिलीट किया तो इसलिए इसको हम बोलते हैं लेफ्ट टाइप का, ये टाइप आर एल का, और टाइप एल होगा
ये टाइप एल होगा। और एल में इसका जो राइट सिबलिंग था, जो नोड हमने डिलीट करी, उसका जो राइट सिबलिंग है उसका यहाँ पर बैलेंस फैक्टर कितना है -1, तो इसका मतलब ये टाइप L-1 का हो गया है। L-1 का हो गया तो L-1 पे भी हम सेम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, अप्लाई लेफ्ट रोटेशन एट नोड ए। नोड ए के ऊपर अगर मैंने लेफ्ट रोटेशन अप्लाई किया तो रिजल्टेंट ट्री कुछ इस तरीके का बन के आता है। ये हमारा हो गया इसका थर्ड केस हो गया है, फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया। नेक्स्ट इसके लिए अगर हम अप्लाई करें तो इसका जो रिजल्टेंट ट्री बनेगा वो ठीक है। ये हमारा थर्ड केस है जिसमें हमने 5 को डिलीट किया तो रिजल्टेंट ट्री कुछ ये बना। और ये जो रिजल्टेंट ट्री बना इसमें क्योंकि ये टाइप हमारा 1 का है, बिकॉज ऑफ इसके जो आपका ये बैलेंस फैक्टर है इसके सिबलिंग का वो 1 है, तो ये L1 टाइप का हो गया। और L1 टाइप को हम जैसे हमारा R-1 में प्रॉब्लम आई थी, ऐसे L1 में आती है, इसको हम 2 स्टेप में सॉल्व करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप में हमें इसके ऊपर राइट रोटेशन अप्लाई करना है, किसके ऊपर, A के राइट चाइल्ड के ऊपर, तो राइट रोटेशन एट राइट चाइल्ड ऑफ A। इसके ऊपर अगर हमने राइट रोटेशन अप्लाई किया यहाँ पर, तो ये राइट रोटेशन अप्लाई करने के बाद 10 ऊपर आ जाएगा, 20 नीचे, तो रिजल्टेंट ट्री बन गया हमारा ये। अब ये अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, इसके लिए हमें जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमें करना पड़ेगा लेफ्ट रोटेशन एट नोड ए। नोड ए कौन सी हमारी ये, इस पे जो हम लेफ्ट रोटेशन करेंगे तो रिजल्टेंट ट्री हमारा ये बनेगा। और इसका जो बैलेंस फैक्टर होंगे वो 0 0 और 0, इसमें भी बैलेंस फैक्टर 0 0 एंड 0। तो ये हमारा डिलीट ऑपरेशन है फ्रॉम एरियल ट्री। अब हमारी प्रॉब्लम होती है तो सिंपल हमने ऐसा कर लिया था सॉल्व। अब मैं आपको एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ जिसमें कि ये बाकी सारे डिलीट ऑपरेशंस कवर होते हैं। एट ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ। देखिए फिलहाल यहाँ पर 8 5 20 2 6 10 26 20 ये एक एवियल ट्री है और इसके बैलेंस फैक्टर को अगर काउंट किया जाए तो बैलेंस फैक्टर इसका हो जाएगा, ये इसके बैलेंस फैक्टर हो गए। ठीक है। अभी इस बैलेंस फैक्टर के साथ हमें यहां से डिलीट करना है नोड 8 को।
तो नोड 8 को डिलीट करने के लिए सबसे पहले हमें सिंपल रिमूव करना है, लेकिन उसमें चेक करना पड़ेगा कौन सा केस है। यहाँ पर अगर हमारी नोड 8 आती है तो नोड 8 के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसके दोनों चिल्ड्रन अवेलेबल हैं, और दोनों चिल्ड्रन जब अवेलेबल हो तो हमें इसका डिलीट इसको रिमूव करने के लिए यहाँ से उसका इन ऑर्डर सक्सेसर या इन ऑर्डर प्रीडेक्सर को यूज करना होता है। तो इस 8 नोड का जो इन ऑर्डर प्रीडेक्सर, हम दोनों ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी ऑप्शन अप्लाई करेंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पर जो रिजल्टेंट ट्री बनाया है वो इन ऑर्डर सक्सेसर से बनाया है, इन ऑर्डर सक्सेसर से मैंने इसको बनाया। तो इन ऑर्डर जो सक्सेसर है 8 का जो इन ऑर्डर सक्सेसर है वो होता है उसके राइट सब ट्री का सबसे लोवेस्ट एलिमेंट। राइट सब ट्री ये पूरा ट्री होता है, इसका लोवेस्ट एलिमेंट है 10। तो मैंने 10 को 8 से रिप्लेस यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दिया, और जो रिजल्टेंट ट्री बना ये। अब इसमें बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो बैलेंस फैक्टर हो गया इसका -1 -2 और 1 2 1 2 -1। ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट ट्री बना जिसके की बैलेंस फैक्टर ये है। अब जहां पर बैलेंस फैक्टर में प्रॉब्लम आई, क्योंकि हमने डिलीट 8 को किया था, वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉब्लम हमारी कहां से आई कि इस 10 को हमने कहां से रिप्लेस किया, इस जगह से। जैसे हमने इसको यहां पर पहुंचाया तो बेसिकली इस केस को हम ये मानते हैं कि ये भी अपने आप में एक डिलीट ऑपरेशन है, और इस डिलीट ऑपरेशन को भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अब किस नोड में प्रॉब्लम आती है, इस 20 वाली नोड पे हमें प्रॉब्लम मिलती है। इस 20 वाली नोड पे अगर हमें प्रॉब्लम मिल रही है तो हम इसी नोड को मानते हैं कि ये हमारी नोड ए है। अब अगर ये नोड ए है हमारी, तो हम चेक करते हैं कि इसके किस तरफ से हमने डिलीट किया है। तो देखा जाए यहाँ पर एक 10 एलिमेंट था जिसको हमने ऊपर पहुंचा दिया, तो बेसिकली हम ये मानते हैं कि यहाँ पे भी डिलीट हुआ है। तो इसके लेफ्ट सब ट्री की तरफ से एक एलिमेंट कम हुआ है। इसके लेफ्ट सब ट्री की तरफ से अगर एक एलिमेंट कम हुआ है तो इसका मतलब ये टाइप एल का हो गया, क्योंकि लेफ्ट सब ट्री में से हमने कम किया। टाइप एल का हो गया, तो टाइप एल में अब इसका राइट सिबलिंग कौन है, -1, तो ये बेसिकली एल -1 केस हो गया। और एल -1 केस के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ नहीं करना, जस्ट इस पे एक लेफ्ट रोटेशन अप्लाई करना है नोड ए के ऊपर। नोड ए के ऊपर लेफ्ट रोटेशन अप्लाई किया तो जो रिजल्टेंट ट्री बना वो कितना बन गया, 10। ये इसका एक रिजल्टेंट ट्री बन गया है। तो ये L1 का था, हमने इसके ऊपर लेफ्ट रोटेशन अप्लाई किया तो 26 ऊपर आ जाएगा, 20 इसके लेफ्ट में और 8, ये रिजल्टेंट ट्री बन गया। तो अगर कभी ऐसा कुछ आपके पास आता है तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इन ऑर्डर सक्सेसर किया है, अगर इन ऑर्डर प्रीडेक्सर इस पे अप्लाई कर देता हूं तो इन ऑर्डर प्रीडेक्सर अप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट ट्री बनता है वो ये बनेगा, 8 इन ऑर्डर 6। इन ऑर्डर प्रीडेक्सर यूज करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया डिलीट 8 ऑपरेशन मैंने यहाँ पे किया, और मैंने यूज किया इन ऑर्डर प्रीडेक्सर। तो इन ऑर्डर प्रीडेक्सर का मतलब लेफ्ट सब ट्री की सबसे हाईएस्ट वैल्यू, लेफ्ट सब ट्री की हाईएस्ट वैल्यू है 6। इस 6 को मैंने 8 की जगह पे पहुंचा दिया है। अब जो रिजल्टेंट ट्री बना वो ये बना, जिसका की बैलेंस फैक्टर है हमारा। तो अभी अगर देखूं तो डिलीट करने के बाद 8 को डिलीट करने के बाद मेरा कोई भी यहाँ पर बैलेंस फैक्टर में प्रॉब्लम नहीं आई है। सारे के सारे बैलेंस फैक्टर एवियल ट्री के प्रॉपर्टीज को फुलफिल करते हैं। तो ये मैंने दोनों केस आपको बता दिए कि आप इन ऑर्डर सक्सेसर करेंगे तो इट मे बी पॉसिबल एरर आई, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के हमारे ये रूल है ही। और अगर यहाँ पे इन ऑर्डर प्रीडेक्सर यूज किया तो इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए ये ऐसा हो गया। और ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको इन ऑर्डर सक्सेसर ही यूज करना है, इन ऑर्डर प्रीडेक्सर ही यूज करना है। आप इन ऑर्डर सक्सेसर प्रीडेक्सर जिससे चाहे उससे यूज कर सकते हैं। और हो सकता है इन ऑर्डर सक्सेसर में कोई प्रॉब्लम ना आए, हो सकता है इन ऑर्डर प्रीडेक्सर में कोई, जैसे इस केस में नहीं आया। तो ये डिपेंड ऑन द ट्री स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका किस तरीके का ट्री स्ट्रक्चर है और कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करने पे आपको उसके बैलेंस फैक्टर में प्रॉब्लम आएगी और कौन से में नहीं आएगी। तो आप ये देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है छोटा सा, मैं ये आपके होमवर्क के लिए है, आप सॉल्व करके देखिएगा। मैं उसका आंसर लिख देता हूँ और आपको ऑपरेशंस बता देता हूँ, आपको कौन से ऑपरेशंस उस पर अप्लाई करने हैं।
ये एक मैंने ट्री बनाया है आपके क्वेश्चन के लिए है ये, ठीक है। इस पे आपको डिलीट करना है। फर्स्ट पहले आपको डिलीट करना है इसमें से नोड 5 को, और नोड 5 को डिलीट करने के बाद आपके पास, क्योंकि नोड 5 जहां भी होगी आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, तो आप यूज करेंगे इन ऑर्डर प्रीडेक्सेसर सिस्टम। उसके बाद आपको देन जब 5 को डिलीट करने के बाद जो रिजल्टेंट ट्री आएगा उसमें से फिर आपको डिलीट करना है 3, और आपको यूज करना है यहां पर इन ऑर्डर सक्सेसर। इन ऑर्डर सक्सेसर यूज करने के बाद जो भी आपका ऑपरेशन होगा वो करिएगा, और जो रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो आएगा आपका ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको ट्राई करिएगा इस तरीके से, और अगर आपका सही आता है तो इसका आप समझ गए, और नहीं है तो फिर एक बार और देखिएगा लेक्चर को और आप समझ जाएंगे, ठीक है। यही है डिलीट ऑपरेशन फ्रॉम एवीएल ट्री। सिमिलरली हम सारे ऑपरेशन ऐसे कर सकते हैं डिलीट के, जैसे हमने ये करिए, ठीक है। थैंक यू।